हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज हम दोबारा से एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। भारत के संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान कि भारत संविधान में ऐसे अनेक धाराएं और प्रावधान हैं जिनका शिक्षा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली धारा है यानी कि जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। संविधान की धारा 45वीं धारा के अनुसार मीन्स आर्टिकल 45 के अनुसार राज्य 14 वर्ष की आयु की पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए संविधान लागू होने से 10 वर्ष के अंदर स्वतंत्र व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं नंबर 2, अल्पसंख्यकों की शिक्षा। आर्टिकल 30 मीन्स धारा 30 के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय को मनपसंद शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने व उनका प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है। वह अनुदान देते समय इन विद्यालयों के साथ इस कारण भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वे धार्मिक समुदाय द्वारा संचालित हैं। नंबर 3, पिछड़े वर्ग की शिक्षा। पिछड़े वर्ग की शिक्षा संबंधी संवैधानिक धाराएं व उनमें कही गई बातें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आर्टिकल 17 मीन्स धारा 17 अस्पृश्यता निवारण व किसी भी रूप में अस्पृश्यता का प्रयोग वर्जित है। नंबर 2, धारा 24 आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को किसी फैक्ट्री, खान या अन्य खतरनाक रोजगार में कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। नंबर 3, धारा 23 मीन्स आर्टिकल 23 मनुष्यों के क्रय विक्रय व बेकार पर रोक लगा देनी चाहिए। नंबर 4, धारा 15 मीन्स आर्टिकल 15 हिंदुओं के सभी सार्वजनिक धार्मिक संस्थानों के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए खुले रहेंगे। नंबर 5, धारा 16 और 335 मीन्स धारा 16 व 335 राज्यों को सार्वजनिक सेवाओं में स्थान आरक्षित करने की छूट रहेगी। नंबर 6, धारा 46 पिछड़े वर्गों में शैक्षिक व आर्थिक हितों के उन्नयन तथा उन्हें सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा मिलेगी। नाउ अब हम बात करते हैं, ये तो थे हमारे पिछड़े वर्ग की शिक्षा के जो आर्टिकल। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर पहला हमारा था अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, दूसरा था अल्पसंख्यकों की शिक्षा, तीसरा था पिछड़े वर्ग की शिक्षा। इसकी हमने 6 धाराएं पढ़ी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नंबर 4 धार्मिक शिक्षा। संविधान की 21वीं धारा के अनुसार मतलब आर्टिकल 21 किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए कर या दान देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, आर्टिकल 28(1) में कहा गया है कि पूरी तरह राज्य के धन से चलने वाली किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और आर्टिकल 22(2) में कहा गया है कि सहायता प्राप्त या राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिए किसी सदस्य को उस संस्था द्वारा चलाए जा रहे किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं धारा मीन्स आर्टिकल 28 के अनुसार अन्य धर्मों के अनुयायियों को उनकी सहमति के बिना धार्मिक अनुदेशन नहीं देना चाहिए। नंबर 5, कृषि शिक्षा। अनुच्छेद 48 मीन्स आर्टिकल 48 के अनुसार यदि राज्य चाहे तथा यदि वह उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने में सक्षम हो तो वह आधुनिक व वैज्ञानिक दृष्टि से कृषि पशुपालन का संगठन करने वाले नस्लों का संरक्षण व सुधार करने के लिए कदम उठा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद जो बात कही थी उन्होंने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक है, आपको जैसे पता होगा कि जनतंत्र की सफलता शिक्षित जनता पर निर्भर करती है। शिक्षा व्यक्ति को क्या बनाता है? शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाकर अतिरिक्त ज्ञान देकर व्यवसायी बनने की क्षमता प्रदान करती है। संस्कृति का संरक्षण व प्रसार अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। नागरिकों के व्यक्तित्व का सृजन करके उसमें क्या करती है? मानवीय गुणों का विकास करती है। भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप भारतीय संविधान में शिक्षा संविधान संबंधी प्रावधान भी किए गए हैं। ठीक है, हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। देश में साक्षरता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 45 में किया है। धारा 45 राज्य इस संविधान से प्रारंभ से
संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की काल अवधि से सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। अतः संविधान के प्रावधान के अनुसार यह कार्य सन 1960 ईस्वी तक पूरा होना था, परंतु अनेक कारणों से ये अभी तक अधूरा ही है। अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में आने वाली अनेक बाधाएं रही हैं, जैसे आर्थिक साधनों की कमी, शिक्षार्थी संख्या में वृद्धि, अभिभावकों की हीन आर्थिक दशा, असहयोग, छात्रों की शिक्षा के प्रति समुचित दृष्टिकोण का अभाव, यातायात के साधनों की कमी और अनिवार्य उपस्थिति के प्रति तत्परता का अभाव, अपव्यय अवरोधन, समाज में अपर्याप्त अशिक्षा, रूढ़िवादिता प्राथमिक शिक्षा को क्या कर दी थी, वो प्राथमिक शिक्षा को वो स्थान नहीं दिला पाई थी। तो ना अब हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन संबंधी। ये आपको मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि भारतीय संविधान की धाराएं 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन के संबंध में अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा था, धारा 29(1) में भारत के राज्य क्षेत्र तथा उसके किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि तथा संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। नंबर 2, धारा 29(2), आर्टिकल 29(2) राज्य द्वारा पोषित तथा राज्य निधि से अनुदान प्राप्त करने वाली किसी भी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म, मूल, जाति, भाषा इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। धारा 31 मीन्स आर्टिकल 31 सभी अल्पसंख्यक को, चाहे वो धर्म पर आधारित हो या भाषा पर, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं को सत्यापित करने का अधिकार होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 32 मीन्स 30 फिर ब्रैकेट में लिखना 2। शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि वह शिक्षा संस्था किसी धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संचालित हो रही हैं। तो हम बोल सकते हैं, जो हमने उपरोक्त धाराएं पढ़ी, उपरोक्त धाराओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि अल्पसंख्यक होने का आधार धर्म, भाषा, लिपि तथा संस्कृति हो सकते हैं। उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों द्वारा अल्पसंख्यकों के विशेष लाभ प्राप्त रूप से सुरक्षित किए गए हैं। तो नाउ अब हम बात करते हैं, चलिए, शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं उसकी शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा एवं पूजा व्यवस्था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां अनेक धर्मों तथा मत मंत्रों के लोग निवास करते हैं। संविधान में विभिन्न धर्मावलंबियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। पहला है धारा 25(1) सभी नागरिकों को अंतर्विवेक की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म को स्वीकारने, अभ्यास करने तथा प्रचार करने का अधिकार होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 28(1) राजकोष द्वारा पूर्णतः पोषित तथा शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। उसके बाद था हमारा धारा 28(2) उपविभाग 1 की कोई ऐसी शैक्षिक संस्था पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता हो, परंतु वह किसी दानदायी संस्था या संन्यास के अंतर्गत स्थापित हुई हो। ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा अवश्य समझी जाती हो। फिर है आर्टिकल 28(3) राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य कोष से अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था को उपस्थिति होने वाली किसी व्यक्ति को संस्था अथवा परिसर में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा अथवा पूजा में भाग लेने का अनिवार्य नहीं होगा, जबकि उनसे तथा अवयस्कों उसके संरक्षण और स्वीकृति ना दी हो। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 25(1) आर्टिकल 25(1) के अनुसार नागरिकों को किसी भी धर्म को स्वीकार करने, अभ्यास करने तथा प्रचार करने का अधिकार तथा धारा 28 के प्रावधान धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये अपनी संस्थाओं के लिए राज्य से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं तथा इच्छुक व्यक्तियों को धार्मिक शिक्षा तथा पूजा में सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा तथा पूजा व्यवस्था। अब हम बात करते हैं स्त्री शिक्षा संबंधी प्रावधान। समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए संविधान की धारा 15 में स्त्री व बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था तथा नियम बनाने के लिए राज्य को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आर्टिकल 15(1) ब्रैकेट में लिखना 1 में कहा गया है कि राज्य केवल लिंग के आधार पर ही नागरिक के साथ विभेदीकरण नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बात कही थी आर्टिकल 25(3) यानी कि धारा 25 ब्रैकेट में लिखिए 3 3
स्त्रियों एवं बालकों की शिक्षा सहित विषयों पर विशेष नियम बनाने का अधिकार राज्य का होगा। अब हम बात करते हैं नंबर 5, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिक्षा व्यवस्था। संविधान में सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए धारा 46 में व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 46 राज्य, उसमें कहा गया है कि राज्य जनता के दुर्बलतर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा उनकी सामाजिक अन्याय व सब प्रकार से शोषण से रक्षा करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मातृभाषा संबंधी प्रावधान। भारत एक बहुभाषी देश है, जैसे हमने पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि भारत क्या है, एक बहुभाषी देश है जिसमें विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। मातृभाषा का व्यक्ति की अभिव्यक्ति एवं विकास में विशेष महत्व है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभाषा में अपनी अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, संविधान की धारा 350 मीन्स 350 इस संदर्भ में पर्याप्त व्यवस्था प्रदान करती है। धारा 350 में कहा गया है, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है आपको, किसी व्यवस्था के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी को यथास्थिति मतलब संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में प्रार्थना पत्र देने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा। उसके बाद थी बात हमारी धारा 350(1). ठीक है, 350 क भी लिख सकते हो, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना। राज्य का यह प्रयास होगा कि भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के में शिक्षण की व्यवस्था हेतु प्राप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। राष्ट्रपति ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था के संबंध में ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक अथवा उचित समझता है। नौ इसका है अंतिम, जो है शिक्षा के अवसरों की समानता संबंधी प्रावधान। अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन की धाराओं के रूप में उल्लेखित धारा 29 व 30 द्वारा सभी व्यक्तियों को शैक्षिक विकास के समान अवसर की घोषणा की गई है। जैसा कि वर्णित किया जा चुका है कि राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त ऐसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति तथा इनमें से किसी भी एक आधार पर वंचित नहीं रखा जा सकेगा तथा धर्म और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि शिक्षा संस्थाएं खोलने और प्रशासित करने का अधिकार होगा। अब हम करते हैं बात आर्टिकल 15(1) की। आर्टिकल 15(1) में क्या लिखा है कि किसी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भी कोई भी किसी भी प्रकार का विभेदीकरण नहीं किया जा सकेगा। अतः स्पष्ट है कि संविधान के नागरिकों को भाषा, धर्म, मूल, वंश, जाति तथा लिंग के आधार पर विभेदीकरण न किए जाने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। तो ये तो थे हमारे भारत के संविधान में जो शिक्षा से संबंधी प्रावधान बनाए गए हैं SC, ST और OBC के लिए, ठीक है, पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके कुछ इनके जो अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनके अवसरों की समानता के लिए शैक्षिक साधन व शैक्षिक प्रयास क्या क्या किए गए हैं। ठीक है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए कोचिंग व अन्य कार्यक्रम। इस योजना का उद्देश्य केंद्र तथा राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के विभिन्न पदों सेवाओं में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षापूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का प्रतिनिधित्व में वृद्धि करती है। इसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवाएं, केंद्रीय राज्य सेवा, बैंकों की प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं आदि अनुसूचित जनजातियों को प्रशिक्षण देती है। ठीक है, यह 2 स्तरों पर होती है योजना। एक राज्य सरकार और केंद्र शासित द्वारा चलाए जाने वाले परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र का खर्च, और दूसरा राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाने वाले केंद्रों का पूरा खर्चा केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाएगा। इस समय तक देश के विभिन्न भागों में 96 परीक्षा पूर्ण प्रशिक्षण केंद्र खोले जा चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अनुसंधान व प्रशिक्षण। केंद्र समाज विज्ञान के क्षेत्र में लगी ऐसी प्रतिष्ठा एजेंसियां संस्थाओं को 100% वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है जिन्हें अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास, उनकी समस्याओं और उनकी आवश्यकताओं तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे आर्थिक कार्यक्रमों को लागू करने के लिए प्रभाव के अध्ययन का अनुभव
करती है। उसके बाद हम बात करते हैं अनुसूचित जातियों जनजातियों के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक योजना। यह योजना मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों और जनजातियों के ऐसे विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई है जो सरकारी सहायता के बिना शिक्षा के भारी खर्च को उठाने में असमर्थ हैं। इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये मूल्य की पुस्तकों का सेट 3 विद्यार्थियों के लिए होता है और इससे 3 साल तक काम चलाया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विदेश छात्रवृत्तियाँ। कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति और यात्रा अनुदान योजना को अनुसूचित जाति और जनजातियों के विद्यार्थियों तथा अन्य विद्यार्थियों के लिए लागू किया जा रहा है। यह योजना 1954 से 55 से चल रही है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों के ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उचित वित्तीय तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है जिससे उच्चतर अध्ययन के लिए विदेश जाने के साधन नहीं हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 10वीं कक्षा से पहले छात्रवृत्तियाँ। सन 1977-78 में शुरू की गई यह योजना उन लोगों के लिए बच्चों के लिए बनाई गई थी जो अस्वच्छ व्यवसायों जैसे शुल्क शौचालयों, सफाई, चमड़ा उतारना, इसका शोषण, झाड़ू लगाने के कार्य में लगे हैं। यह कार्य योजना 6ठी से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए है। इसके अंतर्गत 6ठी से 10वीं कक्षा तक के प्रत्येक छात्र को प्रतिमाह छात्रवृत्तियाँ दी जाती है। तो नाउ अब हम बात करते हैं अनुसूचित जातियों के विकास की नीति। अनुसूचित जातियों के गति तेज रहने के लिए 3 सूत्रीय कार्य नीति बनाई गई है जिसमें से केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की विशेष संगठक योजनाएं हैं। अनुसूचित जातियों के लिए राज्यों की विशेष संगठक योजनाओं के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, राज्यों के अनुसूचित जातियों विकास निगम शामिल हैं। धन्यवाद।